बीएमसी चुनाव के नतीजों के साथ ही मुंबई की राजनीति एक बार फिर सुलग उठी है। जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सियासी तीर कमान तन गई। बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा एक बैनर अब सिर्फ पोस्टर नहीं रहा, वो बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति का नया संकेतक। बीजेपी के उस संदेश ने जिसमें मराठी मुंबईकर हिंदुत्व और विकास को जीत का प्रतीक बताया गया है, ऐसे में दर्शकों सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बता दें कि ये वही मराठी अस्मिता है जिसे चुनाव के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और मनसे ने हथियार बनाया था। आरोप लगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है कि मेयर मराठी नहीं होगा, और अब उसी नैरेटिव को पलटते हुए बीजेपी ने जीत को मराठी गौरव से जोड़ दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुंबई की बैनर पॉलिटिक्स के साथ साथ विदर्भ के अकोला में सत्ता की सियासी शतरंज भी बीत चुकी है। कोई स्पष्ट बहुमत नहीं, हर चाल निर्णायक है, और इस पूरे खेल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनकर उभरी है किंग मेकर। तो सवाल बड़ा है, क्या ये बैनर सिर्फ जीत का जश्न है या आने वाले सियासी तूफान का ट्रेलर? मुंबई से अकोला तक महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है, यही बताएंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई की सियासत फिर उबाल पर है। जीत का जश्न अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि सियासी संदेशों और प्रतीकों की जंग में बदल चुका है। इसी जंग की सबसे तेज तस्वीर सामने आई बांद्रा से, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर बीजेपी की ओर से लगाया गया एक बैनर महाराष्ट्र की राजनीति का नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगे बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, हमारा हिंदुत्व जीता और विकास जीता है। धन्यवाद मुंबई, धन्यवाद महाराष्ट्र। दर्शकों, ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये सीधा राजनीतिक संदेश था। बैनर के जरिए बीजेपी ने संकेत दे दिया कि बीएमसी में मिली जीत को वो मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और विकास तीनों के समर्थन के तौर पर पेश कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये बैनर जीत का उत्सव था या उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीति पर सीधा वार? ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना यूबीटी और मनसे ने मराठी भाषा और मुंबई की पहचान को बड़ा मुद्दा बनाया था। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की योजना मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है। यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी मुंबई के मेयर पद पर मराठी नहीं बल्कि उत्तर भारतीय चेहरे को आगे लाना चाहती है। यही बयानबाजी चुनावी एजेंडा बनी और मराठी बनाम गैर मराठी की बहस ने सियासत को गरमाया। ऐसे में दर्शकों, अब चुनाव के बाद उसी बहस का जवाब बीजेपी ने बैनर के जरिए देने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि जीत मराठी और मुंबईकर की है और हिंदुत्व विकास की भी। तो वही दर्शकों, राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मातोश्री के बाहर ऐसे बैनर लगना महज सहयोग नहीं, ये सियासी संदेशों की नई रणनीति है, जहां पोस्टर और बैनर ही बयान बन जाते हैं। और ये रणनीति सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज अब विदर्भ के अकोला तक सुनाई दे रही है। जानकारी दे कि अकोला महानगर पालिका चुनाव ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। 80 सदस्यीय निगम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 41 पार्षद, यानी सत्ता से बीजेपी महज 3 कदम दूर है, और वहीं से असली सियासी खेल शुरू होता है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस खेल में सबसे अहम किरदार है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। महज 6 पार्षद, लेकिन सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबकी नजरें ठाकरे गुट पर टिकी है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ठाकरे गुट को ऑफर दिया। वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए साफ कहा है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। ऐसे में दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक भी हुई है। इस मीटिंग में एआईएमआईएम और दोनों एनसीपी गुटों के नेता भी मौजूद रहे। संदेश साफ था, बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पास 21 पार्षद है और वो चाहती है कि ठाकरे गुट, वंचित, एआईएमआईएम और एनसीपी के साथ मिलकर अकोला में सत्ता बनाई जाए। तो वही दर्शकों, अगर सीटों का गणित आपको समझाए तो अकोला महानगर पालिका की तस्वीर कुछ यूँ है। कुल सीटें हैं 21 और बहुमत का जादुई आंकड़ा है 41।
बीजेपी को मिली है 38 सीटें, कांग्रेस को 21, शिवसेना यूबीटी 6, शिंदे शिवसेना 1, एनसीपी अजित पवार 1, एनसीपी शरद पवार 3, वंचित बहुजन आघाड़ी 5, एआईएमआईएम 3, आज़ाद 2। ऐसे में गणित साफ है, अगर ठाकरे गुट इधर गया तो बीजेपी की सरकार और उधर गया तो बीजेपी बाहर। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ मुंबई में बैनर पॉलिटिक्स के जरिए सियासी संदेशों की जंग, तो दूसरी तरफ अकोला में बंद कमरों के भीतर सत्ता की शतरंज। बीएमसी की जीत ने बीजेपी को आत्मविश्वास जरूर दिया है, लेकिन अकोला ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आखिरी चाल बाकी है। सवाल बस इतना है, उद्धव ठाकरे किस तरफ जाएंगे, सत्ता की ओर या विपक्ष की रणनीति की ओर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ठाणे से उठी ये खबर सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं है, ये कहानी है सियासत, पहचान और ताकत के बदलते समीकरणों की। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा नेता सहर शेख की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक हिजाब पहने युवा चेहरा जो अब सिर्फ पार्षद नहीं बल्कि सियासी चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस जीत के साथ वायरल हुए 2 वीडियो, एक सहर शेख का और दूसरा उनके पिता यूनुस शेख का, और इन वीडियोज ने ठाणे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। मन से यूनुस शेख की चेतावनी, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड पर सीधा हमला और बेटी के भविष्य को लेकर दिया गया संदेश, सब कुछ अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती है। ये जीत उस वक्त आई है जब पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे की शिवसेना ने ठाणे में कब्जा जमाया है और एमयूए में हार के बाद आत्ममंथन की आवाज़ें उठने लगी है। ऐसे में तो सवाल ये है, क्या सहर शेख की जीत सिर्फ एक पार्षद की जीत है या फिर ये महाराष्ट्र की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? ऐसे में दर्शकों, इसी पूरे राजनीतिक तूफान की परतें खोलेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दे कि ठाणे से उठी एक जीत की कहानी आज सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने महाराष्ट्र की सियासत, पहचान की राजनीति और विपक्ष की रणनीति तीनों को एक साथ सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा प्रत्याशी सहर शेख की जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक सियासी संदेश बनकर उभरी है। दर्शकों, बता दें कि सहर शेख एक हिजाब पहने युवा चेहरा जिसने न सिर्फ अपने विरोधियों को हराया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पहचान किसी सरनेम या राजनीतिक गॉडफादर की मोहताज नहीं होती। जीत के बाद सहर का बयान तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने मंच से कहा है कि जिन्हें लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, आपने उनके घमंड की धज्जियां उड़ा दी। हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के नहीं। दर्शकों, इन शब्दों में आत्मविश्वास भी था और सियासत की सीधी चुनौती भी। ऐसे में दर्शकों, इस जीत की गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उनके पिता यूनुस शेख का मन से दिया गया भाषण भी आग की तरह फैला। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड को सीधे चेतावनी देते हुए यूनुस शेख ने कहा, अभी एक वार्निंग देता हूँ, फ्यूचर में कभी किसी लड़की के मुस्तकबिल के साथ मत खेलना, नहीं तो हमारी आवाम एक होकर कैसे विकेट गिराती है ये आपने देख लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक भावनात्मक लाइन भी जोड़ी, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। ऐसे में दर्शकों, ठाणे की सियासत जानने वाले बताते हैं कि यूनुस शेख और जितेंद्र आव्हाड के बीच पुरानी अनबन किसी से छुपी नहीं है। चुनाव से पहले यूनुस शेख ने शरद पवार गुट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एआईएमआईएम से तालमेल हुआ और नतीजा वार्ड नंबर 30 में जीत का झंडा। सहर शेख की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर पहले से ही एक चर्चित चेहरा है। इंस्टाग्राम पर उनके 3,40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, यानी ज़मीन की राजनीति के साथ साथ डिजिटल जनाधार भी उनकी ताकत बना। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठाणे महानगर पालिका की कुल 122 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी, जिसे 28 सीटें मिली। अजित पवार की एनसीपी को 9 सीटें, शरद पवार गुट को 12 सीटें और उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया। ऐसे में एआईएमआईएम यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सहर शेख इसकी सबसे बड़ी चर्चित चेहरा बनी।
ऐसे में दर्शकों राज्य स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कुल 2869 सीटों में से 1425 सीटें बीजेपी ने जीत ली। शिवसेना को 399 और एनसीपी को 167 सीटें मिली। तो वही दर्शकों महाविकास आघाड़ी यानी एमवी की बात करें तो यह सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, 324 सीटें। तो वही शिवसेना यूबीटी को 155, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 36 और एमएनएस को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में दर्शकों इन नतीजों के बाद विपक्ष में आत्ममंथन की आवाज़ तेज हो गई है। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि एमवीए को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। बूथ लेवल पर गहन आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उन्होंने 1992 का हवाला देते हुए ये भी याद दिलाया कि इतिहास गवाह है नगर निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल का पलड़ा भारी रहता है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े ताज बीएमसी की तो वहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें, शिंदे की शिवसेना ने 29, तो वही उद्धव ठाकरे गुट ने 65 सीटें जीती है। राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर एमएनएस से ज्यादा ताकत दिखाई। ऐसे में दर्शकों कुल मिलाकर शहर शेख की जीत एक वार्ड की कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की बदलती सियासी जमीन का आईना है, जहां पहचान, सोशल मीडिया, संगठन और रणनीति चारों मिलकर नया सियासी अध्याय लिख रहे हैं। ऐसे में ठाणे से हुई यह गूंज अब मुंबई, बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में दूर तक सुनाई दे रही है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि उस नजरिए का है जिससे इन नतीजों को देखा जा रहा है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम के बेहतर प्रदर्शन के बाद सियासी गलियारों में धर्म आधारित राजनीति की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि ओवैसी का साफ कहना है कि किसी भी चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना राजनीतिक हकीकत को नज़रअंदाज करने जैसा है। उनका तर्क सीधा है, अगर एआईएमआईएम की जीत पर धर्म की मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी की सफलता जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम और मतदाताओं से सीधे जुड़ाव का नतीजा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम की पकड़ अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में जीत, गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का चुना जाना और शहरी इलाकों में मिला समर्थन, ये सब संकेत है बदलती सियासी तस्वीर के। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम अब एक सीमित खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उभरती ताकत बन चुकी है? इसी सवाल के जवाब तलाशेंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। क्या चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है? इसी सवाल के बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में उस सोच को खारिज कर दिया है जो उसकी पार्टी के प्रदर्शन को केवल धार्मिक गणित में समेटने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी और बढ़त ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी का कहना है कि ये नतीजे किसी एक पहचान का परिणाम नहीं बल्कि सालों की जमीनी मेहनत, संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम का नतीजा है। उनका तर्क सीधा है, अगर जीत को सिर्फ धर्म से जोड़ा जाएगा तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। दर्शकों ऐसे में ओवैसी ने कहा है कि मतदाता किसी पार्टी को वोट क्यों देता है यह फैसला एक ही वजह से तय नहीं होता। सड़क, पानी, रोजगार, स्थानीय नेतृत्व और जमीन पर दिखने वाले काम, ये सारे फैक्टर मिलकर वोटिंग बिहेवियर तय करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित नहीं रहे, पार्टी ने मिश्रित आबादी वाली सीटों पर भी जीत दर्ज की और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जनता ने चुना। ओवैसी के मुताबिक यही तथ्य उस आरोपों को कमजोर करता है कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय की राजनीति करती है। दर्शकों ऐसे में इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया
कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं, तो इस पर ओवैसी ने गेंद साफ तौर पर दूसरी पार्टियों के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा है कि मतदाता स्वतंत्र है और अगर किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए। यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता से क्यों कट रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख ने साफ किया है कि दूसरी पार्टियों के नुकसान का विश्लेषण करना उनका काम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के नतीजे एआईएमआईएम के लिए सिर्फ जीत का आंकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। शहरी इलाकों में मिले समर्थन ने पार्टी नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ाया। ओवैसी का मानना है कि ये नतीजे यह साबित करते हैं कि एआईएमआईएम अब सीमित भूमिका में सिमटने वाली पार्टी नहीं रही बल्कि बड़े राजनीतिक मंच पर अपनी जगह बनाने की क्षमता रखती है। तो वही दर्शकों, करीबी हारों से मिली सीख भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। ओवैसी ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। छत्रपति संभाजी नगर में जलील महज 1100 वोटों से हार गए, जबकि नासिर सिद्दीकी भी बेहद करीबी मुकाबले में पीछे रह गए। लेकिन पार्टी ने इन हारों को कमजोर नहीं बल्कि सीख के तौर पर लिया। तो वही दर्शकों, शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा सीट इसका उदाहरण है। विधानसभा चुनाव में यह करीब 11,000 वोटों का अंतर था, लेकिन मौजूदा नगर निगम चुनाव के आंकड़े देखें तो एआईएमआईएम को इसी इलाके से लगभग 20,000 वोटों की बढ़त मिली। यह बदलाव बताता है कि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई है और मतदाताओं के साथ संवाद का असर दिखने लगा है। दर्शकों, जानकारी दे कि दूल्हे की सियासत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। ओवैसी के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब पार्टी के उम्मीदवार दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दूल्हे नगर निगम में एआईएमआईएम के 12 पार्षद चुने गए हैं। यह नतीजा इस बात का संकेत है कि संगठन का काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर असर दिखा रहा है और लोगों का भरोसा लौट रहा है। हालांकि दर्शकों, ओवैसी ये भी साफ करते हैं कि जीत के बाद आत्मसंतोष का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का उदाहरण देते हुए कहा, शतक लगाने के बाद भी अगली पारी शून्य से शुरू होती है। एआईएमआईएम के लिए भी यही रास्ता है। पार्टी अब जिला परिषद चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और नगर निकाय चुनाव से मिली रफ्तार को आगे ले जाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में दर्शकों, आगे की राह साफ है। संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाना। ओवैसी का मानना है कि यही रणनीति एआईएमआईएम को महाराष्ट्र की राजनीति में और मजबूत भूमिका निभाने की दिशा में ले जाएगी। दर्शकों, नगर निगम चुनाव के ये नतीजे सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक मिजाज का संकेत है। सवाल अब यही है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम की यह बढ़त आने वाले विधानसभा और जिला स्तर के चुनाव में भी इसी तरह का असर दिखाएगी? जवाब फिलहाल जमीन पर हो रहा काम और मतदाताओं के अगले फैसले के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। चुनाव से पहले आरोपों की आंधी चल पड़ी है और इस बार निशाने पर है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना। सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि चुप्पी का है। बीजेपी का दावा है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी अचानक सार्वजनिक मंचों से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी न मीडिया के सामने बयान। बीजेपी इसे महज सहयोग नहीं बल्कि स्वीकार युक्ति बता रही है। आरोप है कि सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर आतिशी को जनता से दूर रखा। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है, अगर बयान गलत नहीं था तो डर किस बात का? दर्शकों, इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली की घटना पर FIR पंजाब में दर्ज हुई। जांच भी वही, रिपोर्ट भी वही और वो भी एक ही दिन में। बीजेपी इसे सच्चाई दबाने की कोशिश बता रही है और सीधे अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक सवाल खड़े कर रही है। तो वही आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन चुनावी मौसम में जब धर्म, बयान और चुप्पी तीनों एक साथ सामने हो तो सियासी तूफान तय माना जाता है। ऐसे में तो क्या यह मुद्दा दिल्ली चुनाव की दिशा तय करेगा
क्या आतिशी मारलेना सामने आकर जवाब देंगी या फिर ये चुप्पी और सवालों को और बड़ा बना देगी? यही है आज की सबसे बड़ी सियासी बहस। दर्शकों, जानकारी दे कि दिल्ली की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप पलटवार और धर्म से जुड़े संवेदनशील मुद्दों ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और इस बार केंद्र में है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना। जानकारी दे कि बीजेपी का आरोप है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी मारलेना अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी, न मीडिया से बातचीत और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर उपस्थिति। बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि एक गंभीर स्वीकारोक्ति बता रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ पत्रकार सम्मेलन कर आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल दागे। चांदोलिया ने कहा है कि अगर आतिशी मारलेना ने सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़ा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया तो फिर 6 जनवरी की शाम के बाद उन्हें जनता और मीडिया से दूर क्यों रखा गया? दर्शकों, बीजेपी सांसद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पहले यह दावा करती रही कि आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन फिर अचानक पार्टी के ही विधायकों ने विधानसभा में जांच की मांग से दूरी बना ली। चांदोलिया ने कहा है कि 7 जनवरी को आप विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो की जाँच की मांग की थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पार्टी नेतृत्व अपने रुख से पलट गया। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि जब कथित बयान दिल्ली विधानसभा में दिया गया तो एफआईआर पंजाब में क्यों दर्ज कराई गई? चांदोलिया ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि एक ही दिन में एफआईआर, जांच और क्लीन चिट देना सवालों को और गहरा करता है। बीजेपी का दावा है कि इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी सिर्फ आतिशी पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोपों को और धार देते हुए कहा है कि आतिशी मारलेना का अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब होना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास है। कपूर ने कहा है कि 6 जनवरी को विधानसभा में दिए गए भाषण ने सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इसके बाद आतिशी का चुप रहना उनके अपराध बोध को दर्शाता है। तो वही दर्शकों, बीजेपी इस मामले को एक व्यक्ति तक सीमित न रखते हुए आम आदमी पार्टी की कथित धार्मिक विवादों की श्रृंखला से जोड़ दिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि आपके नेता बार बार अलग अलग धर्मों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते रहे हैं। उन्होंने 23 दिसंबर को दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के सेंटा क्लॉथ को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया, जिस पर ईसाई समुदाय ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में भी न तो माफ़ी मांगी गई और न ही कोई कार्रवाई हुई। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही अक्टूबर 2022 का मामला उठाया गया जब तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था। बीजेपी का कहना है कि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रुख अपनाने के बजाय मामले को संभालने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मार्च 2021 में पंजाब में कुरान अपमान के कथित मामले को भी याद दिलाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होने के बावजूद पार्टी ने ईमानदार कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी या आतिशी मारलेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चुनावी मौसम में धार्मिक मुद्दों को हवा देकर असली सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है और यह पूरा विवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे यह मुद्दा और तेज होगा। बीजेपी इसे एक बड़े चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा रही है। सवाल अब सिर्फ आतिशी मारलेना के बयान का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की छवि, उसके नेतृत्व और उसकी राजनीतिक रणनीति का बनता जा रहा है। क्या आतिशी सामने आकर जवाब देंगी? क्या आप इस विवाद को थाम पाएगी या फिर यह मुद्दा दिल्ली की चुनावी राजनीति में एक नया सियासी तूफान बनकर उभरेगा?
दिल्ली की सियासत में फिलहाल शोर तेज है, आरोपों की धार तेज है और जवाबों का इंतजार और भी ज्यादा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की राजनीति में एक बार फिर गांधी नाम सियासी बहस के केंद्र में आ गया है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि आचरण, विचार और सियासी ईमानदारी का है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को असहज कर दिया है। मनरेगा के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच तेज प्रताप ने सीधे राहुल गांधी के गांधीवादी होने के दावों पर सवाल दागते हुए कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। दर्शकों, तेज प्रताप के सवाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने जीवन शैली, प्रतीकों और सिद्धांतों के टकराव को सामने रखते हुए बुलेट मोटरसाइकिल, जीन्स टी शर्ट और सादगी के गांधीवादी आदर्शों की तुलना कर दी। यह हमला सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि उस राजनीति पर था जो विचारधारा की जगह प्रतीकों के सहारे चलती है। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की सियासत में भी हलचल कम नहीं है। आरपी सिंह की संभावित वापसी और उस पर जेडीयू नेताओं के तीखे तंज यह संकेत दे रहे हैं कि सत्ता और सिद्धांत की लड़ाई नए मोड़ पर है। सवाल बड़ा है, क्या राजनीति में गांधी सिर्फ नाम रह गए हैं या उनके मूल्य आज भी कसौटी बनेंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि देश की राजनीति में गांधी के नाम, विचार और विरासत पर एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का सीधा और तीखा हमला है, तो दूसरी ओर बिहार की सियासत में आरपी सिंह की संभावित वापसी को लेकर जेडीयू और एनडीए खेमे में बयानबाजी तेज हो गई है। नाम, नियत और नीतियों की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप के कई सियासी रंग सामने आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राजनीति में जब गांधी बोला जाता है तो बात सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि एक विचार, एक जीवन दर्शन और एक नैतिक कसौटी की होती है। लेकिन बुधवार 21 जनवरी 2026 को इसी गांधीवाद को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा सवाल दागा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता। इसके बाद उन्होंने प्रतीकों और आचरण के बीच फर्क को सामने रख दिया। तेज प्रताप ने तीखे लहजे में पूछा, क्या महात्मा गांधी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते थे? क्या वे जीन्स और टी शर्ट पहनते थे? दर्शकों, तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी सादगी, आत्मनिर्भरता और खादी के प्रतीक थे। चरखा सिर्फ एक औजार नहीं था बल्कि स्वावलंबन का संदेश था। ऐसे में अगर कोई नेता गांधी के नाम की राजनीति करता है तो उसे अपने जीवन में भी उसी सादगी और अनुशासन को उतारना चाहिए। उनके मुताबिक भाषणों में गांधी को याद करना आसान है, लेकिन जीवन शैली में गांधी को अपनाना असली परीक्षा है। ऐसे में दर्शकों, तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया कि वे जिन आदर्शों की बात करते हैं खुद उनका पालन नहीं करते। उन्होंने कहा है कि बिना व्यक्तिगत आचरण के प्रतीकात्मकता केवल पाखंड बनकर रह जाती है। यह बयान सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं था बल्कि इंडिया अलायंस के भीतर बढ़ती खटास का भी संकेत माना जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसके उलट उनकी कुछ गतिविधियां बीजेपी और एनडीए नेताओं के प्रति नरमी और नजदीकी का संदेश भी दे रही है। मकर संक्रांति के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर उनकी मौजूदगी और साथ में फोटो सेशन ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी। हालांकि एनडीए में शामिल होने के सवाल पर दोनों नेताओं ने यही कहा, समय आने पर ही घोषणा होगी। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की राजनीति में एक और नाम चर्चा के केंद्र में है। खबरें है कि वे जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है जो काफी तल्ख माना जा रहा है। बता दें कि बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा है कि टीवी पर दिखने से कोई पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। उन्होंने याद दिलाया कि आरपी सिंह ने कभी
नीतीश कुमार को बीमार और अक्षम बताया था। यही नहीं, जिस पार्टी में वे बाद में गए वहां के नेता दावा कर रहे थे कि जेडीयू अगर 25 सीट भी ले आए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में दर्शकों, श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि कल तक संन्यास की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को फिनिश करने में लगे थे और आज जरूरत पड़ गई कि उनके साथ आना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों की जेडीयू को आखिर जरूरत क्या है। तो वही जब उनसे पूछा गया कि आरपी सिंह के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है या बंद, तो मंत्री ने साफ किया कि यह फैसला बड़े नेता करेंगे, लेकिन विचारधारा और निष्ठा पर सवाल तो बने ही रहेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी जाने, फिर अपनी पार्टी बनाने और बाद में जनसुराज में जाने के बाद जब राजनीतिक जमीन नहीं बची, तब फिर से नीतीश कुमार की ओर देखने की मजबूरी पैदा हुई। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में इन बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गठबंधनों की दिशा, नेताओं की निष्ठा और गांधी के नाम पर होने वाली राजनीति, तीनों पर बहस और तेज होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति में प्रतीकों की जगह सिद्धांत लेंगे या फिर बयानबाजी ही सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी। तेज प्रताप यादव के हमले हो या आरपी सिंह को लेकर जेडीयू के तीखे तंज, राजनीति के इस शतरंज में हर चाल दुर्गामी संकेत दे रही है। अब देखना यह होगा कि ये बयान सिर्फ सुर्खियां बनते हैं या सियासी समीकरणों की तस्वीर भी बदलते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। मेयर चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी की सत्ता की बिसात को हिलाकर रख दिया है। जिस वक्त शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेयर की कुर्सी के लिए रणनीति बना रही थी, उसी वक्त वार्ड नंबर 157 से जीत दर्ज करने वाली पार्षद सरिता मस्के के पार्टी छोड़ने की खबरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अगर सरिता शिंदे गुट का दामन थामती है तो बीएमसी में उद्धव गुट की संख्या घटेगी ही, साथ ही उनकी राजनीतिक मजबूती पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। यह झटका सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। कल्याण डोंबिवली में पहले ही 4 नगर सेवकों की बगावत से ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ऊपर से राज ठाकरे की MNS का एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला सियासत के पुराने रिश्तों और नई मजबूरियों की कहानी खुद बयां कर रहा है। और अब सबकी नजरें टिकी है 22 जनवरी पर, जब महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण तय होगा। लॉटरी सिस्टम से निकलने वाला एक नाम तय करेगा कि कौन सत्ता के करीब पहुंचेगा और कौन सियासी किनारे पर धकेल दिया जाएगा। मुंबई से कल्याण तक हर चाल, हर चेहरा और हर संख्या इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा बन चुकी है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई से लेकर कल्याण डोंबिवली तक महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त करवट पर करवट बदल रही है। मेयर चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा झटका लगा है जिसने बीएमसी के सत्ता समीकरणों में हलचल मचा दी है। सवाल ये नहीं कि झटका लगा है या नहीं, सवाल ये है कि ये झटका कितना बड़ा साबित होगा। जानकारी दें कि मुंबई के वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को मात देने वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की पार्षद सरिता मस्के अब ठाकरे गुट से दूर जाती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरिता जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीएमसी में उद्धव गुट की ताकत 65 से घटकर 64 पर आ जाएगी। संख्या भले ही एक कम हो, लेकिन मेयर चुनाव से पहले इसका सियासी असर कहीं ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सरिता मस्के वही नाम है जिन्होंने वार्ड नंबर 157 में बीजेपी की आशा ताइडे को हराकर ठाकरे गुट को अहम जीत दिलाई थी। लेकिन अब वही जीत ठाकरे गुट के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। ऐसे में दर्शकों, इन अटकलों को और हवा तब मिली जब सेना भवन में हुई यूबीटी पार्षदों की अहम बैठक में सरिता मस्के नदारद रही। इसी बैठक में किशोरी पेडनेकर को बीएमसी में पार्षद दल का नेता चुना गया। किशोरी पेडनेकर जो खुद बीएमसी की मेयर रह चुकी है और वार्ड नंबर 194 से दोबारा जीत दर्ज कर चुकी है, उन्हें नेतृत्व की कमान सौंपी गई। लेकिन बैठक से एक पार्षद की गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में दर्शकों, मुंबई की इस हलचल से पहले भी उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका कल्याण डोंबिवली में लग चुका है। वहां शिवसेना यूबीटी के 11 में से 4 नगर सेवकों ने चुने जाने के तुरंत बाद बगावती सुर अपना लिया। चर्चा है कि इन चारों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना
और राज ठाकरे की एमएनएस को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि बचे हुए 7 नगर सेवक उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो एकजुट है, भले ही सत्ता के लिए फोन आ रहे हो। इन नगर सेवकों का साफ कहना है कि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देश के बाद ही लिया जाएगा और अगर सत्ता नहीं मिली तो महापालिका में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वाले 4 नगर सेवकों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। साफ संदेश है कि पार्टी लाइन से हटने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम उठापटक के बीच गुरुवार यानी 22 जनवरी का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षण का फैसला होगा और इसके बाद ही सभी दल अपने अपने मेयर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। यानी असली राजनीतिक चालें अब आरक्षण के बाद ही सामने आएंगी। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की एमएनएस ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया है। मेयर चुनाव से पहले एमएनएस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि कुछ समय पहले ही सालों की दूरी के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए थे। दर्शकों, आपको बता दें कि एमएनएस के इस कदम पर उद्धव गुट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अनिल परब ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों के फैसलों पर टिप्पणी नहीं। अनिल परब ने गणित भी साफ किया। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं और मेयर बनाने के लिए 62 का जादुई आंकड़ा चाहिए। चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 52 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी 10 सीटें कम हैं। ऐसे में दर्शकों, एमएनएस की 5 सीटें जोड़ने के बाद भी आंकड़ा सिर्फ 57 तक पहुंचा है, जो बहुमत से कम है। ऐसे में बाकी सीटों के लिए जोड़ तोड़ तेज हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि अन्य दलों के पार्षदों से संपर्क किया जा रहा है ताकि सत्ता का रास्ता साफ किया जा सके। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना बीजेपी के बिना ही सत्ता के समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में तस्वीर साफ है। मुंबई में 1 सीट का झटका, कल्याण डोंबिवली में बगावत, एमएनएस का चौंकाने वाला फैसला और आरक्षण का इंतजार। मेयर की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन उस पर बैठने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।